डॉक्टर एमएल चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक श्री बीएन भट्ट जी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री बी मोहनदास जी, कृषि विभाग के सचिव श्री सीके अनिल जी, कृषि निदेशक श्री अरविंदर सिंह जी, कृषि विभाग के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित कृषि वैज्ञानिक, सभी नवनियुक्त विषय वस्तु विशेषज्ञगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले कृषि विभाग को, कृषि मंत्री जी को और उनके विभाग के तमाम अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने बड़ी संख्या में विषय वस्तु विशेषज्ञ को नियुक्त किया है। पहले चरण में लगभग 2300 विशेषज्ञ नियुक्त हुए हैं। अभी इन्हें और नियुक्ति करनी और ये बहुत सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ प्रत्येक पंचायत के लिए कृषि सलाहकार की भी नियुक्ति ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने और कहीं कहीं किसानों ने अपने प्रयोग के जरिए कृषि की नई तकनीक का इजाद किया है। जानकारी है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो उस तकनीक को, उस ज्ञान को, उस जानकारी को किसानों तक पहुंचाने की। कालांतर में बिहार में जो प्रसार का कार्य था, विस्तार का कार्य था, एक्सटेंशन का कार्य था, वो लगभग ठप हो चुका है। और मैं समझता हूं कि अब विषय वस्तु विशेषज्ञों की नियुक्ति से उस कड़ी का फिर से निर्माण किया जा रहा है। सब लोगों ने अपनी बात रखी है, कृषि मंत्री जी ने भी आपको उत्साहित किया है। आपकी जो जिम्मेवारी है वो अहम जिम्मेवारी है। अब आप श्री विधि को ले, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसी को श्री विधि कहते हैं। सिर्फ धान में ही नहीं, गेहूं में भी तकनीक का इजाद हुआ है, सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन। हम बोलचाल की भाषा में धान के लिए श्री विधि, जो जनता पकड़ ले जिस शब्दावली को, उसी का इस्तेमाल करने से संप्रेषण ठीक ढंग से हो पाता है, लोग समझ पाते हैं। तो धान और गेहूं के लिए जो श्री विधि नाम की तकनीक पर आज बहुत चर्चा हुई है, जैसा कहा गया, मैंने विभाग को इस बात के लिए कहा था कि आप इसका जमकर प्रचार प्रसार करें। देखिए, हमारे सामने समस्या है खाद्य सुरक्षा की, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और पूरे धरती पर संकट की स्थिति पैदा हुई है। हम रोज सुनते हैं, लेकिन शायद इस पर गंभीर नहीं। अब ये जो मौसम की बेरुखी होती जा रही है,
अब उसका खामियाजा पिछले 2 वर्षों से हम लोग खुद भुगत रहे, बिहार भुगत रहा। लगातार 2 साल से सूखे की चपेट में हम, पूरी वर्षा हो नहीं रही है, वर्षा होती है वो भी समय पर नहीं होती है, तो जो वर्षा होती है उसका भी लाभ बहुत नहीं मिल पाता है, और कुल मिलाकर भी वर्षा सामने आ जाएगा। अभी तो हम सिर्फ हम बोल रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम बता रहे थे इसको लोग भूल जाएंगे, और जब मीडिया में खबरें आना शुरू होगी तब चारों तरफ हाहाकार मचेगा। यूं हम लोगों ने आपात योजना बनाई है, हम निरंतर नजर रख रहे हैं, जो भी उपाय किया जा सकता है वो करने की कोशिश हो रही है, आगे भी होगी। पीने का पानी पहुंचाना भी पड़ सकता है बहुत सारे गांवों में, उसका भी इंतजाम हम लोग करेंगे। लेकिन मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा था कि ये मौसम की बेरुखी के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। हमारे यहां फसलें मारी जा रही हैं पानी की कमी के कारण। 2009 में खरीफ को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रबी हो गया, बाद में वर्षा हुई, नमी थी, लेकिन इस बार खरीफ की फसल भी कम हुई है, और बाद में भी ठीक से वर्षा न होने के कारण रबी पर भी संकट है, और पीने के पानी का संकट एक बड़े इलाके में खड़ा हो सकता है। तो ये है मौसम के बदलाव के कारण, मौसम की बेरुखी के कारण हमारे यहां बाढ़ आती है। अब 3-4 साल हो गया, 2007 में 22 जिले में बाढ़ आई थी, 2.5 करोड़ लोग प्रभावित थे। उसके बाद कोसी का संकट आया, अगर कोसी इलाके को छोड़ दें तो उस प्रकार से बाढ़ का कोई ज्यादा संकट नहीं था, कोसी का संकट एक अलग किस्म का था। तो 3 साल हो गया है, 4 साल, हो सकता है बाढ़ भी आ जाए। तो ये सूखा से बाढ़ तक की यात्रा हमें करती रहनी पड़ेगी। और ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, दुनिया के अनेक हिस्सों में इस प्रकार के मौसम की बेरुखी से संकट उत्पन्न हो रहा है, और इसके चलते खाद्य सुरक्षा का प्रश्न और जटिल होता जा रहा है। आमदनी लोगों की बढ़ रही है दुनिया भर में, तो खाने पीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उपलब्धता भी थी, धन भी था, लेकिन अब ये जो मौसम की बेरुखी है उसके चलते उत्पादन कम हो रहा है। अब अगर यहां अनाज कम हुआ तो अगर दुनिया में कहीं अनाज उपलब्ध हो तो आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में भी खाद्यान्न के उपलब्धता की समस्या है, उतना खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। तो अंततोगत्वा हमें तो ये जो मौसम का मिजाज है इसको समझना पड़ेगा, और उसके लिए उपचारात्मक उपाय करने पड़ेंगे। अभी चीन के राजदूत आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए, उन पर कृषि के बारे में चर्चा चल रही थी। हम लोगों को मालूम है चीन में खेती में बहुत तरक्की हुई है, उत्पादकता बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, फूड सिक्योरिटी के लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन चीन को लगा कि अब जिस तरह से खाने के चीजों की मांग बढ़ रही है और चीन में जितनी संभावना है उत्पादकता बढ़ने की, उसकी सीमा है। इसके बाद वो कहां जाएंगे? तो अग्र सोची है, उसने अफ्रीका में कुछ जमीन ले लिया और उस पर खेती करवा रहा है। मतलब अब स्थिति यहां तक आ रही है
कि चीन जैसे मुल्क के लोग जहां कृषि के क्षेत्र में विकास और तरक्की अद्भुत है, अब वहां ये सोच रहे हैं। हम यहां बहुत दूसरे तरह के प्रश्नों में उलझे रहते हैं। शायद हमारे सामने जो बड़ा संकट है उस तरफ हम देख नहीं रहे या देखना नहीं चाहते। लोगों का ध्यान पता नहीं किन किन चीजों पर चला जाता है। अब बुद्धि लगानी है कि कैसे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करें, और खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हम चिंता प्रकट करके नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए कदम उठाने होंगे। अब पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पर चर्चा होती है। जिस कॉन्फ्रेंस में जाइए सब लोग ये मानते हैं कि अब जहां हरित क्रांति आई थी, अब वो इलाके में लोग चरम पर पहुंच गए। अब अगर संभावना है तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में खासकर बिहार में। लेकिन बिहार अगर मदद मांगता है तो हम अपने हिसाब से जिन योजनाओं को लागू करना चाहते हैं उसके लिए हमें पर्याप्त मदद नहीं मिलती। और हमने भी एक मिशन बना लिया है। जैसे सड़क के मामले में हमारा मिशन है कि हम बिहार में इतनी सड़क बनाएंगे, ऐसी सड़क बनाएंगे, इतने पुलों का निर्माण करेंगे कि बिहार के सबसे दूरस्थ गांव किशनगंज जिले के किसी गांव से चलकर राजधानी पटना 6 घंटे से कम समय में पहुंचा जा सके। उसी तरह से हमारा एक दूसरा मिशन या कहिए सपना, वो सपना क्या है? और सपना देखना जरूरी होता है। बड़ा काम बिना सपना देखे, जब बड़े सपने देखिएगा तब उसके लिए कुछ कदम आप बढ़ाइएगा। हमारा एक सपना है कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई न कोई व्यंजन। हम इस प्रकार का बिहार बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए सामने क्या क्या चुनौती? मौसम की जो बेरुखी है, तो वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये याद करेंगे जब सबौर में कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो हमने कहा कि भाई कृषि विश्वविद्यालय तो हम बना रहे हैं, लेकिन यहां पर आप एक हमेशा फोकस में रखिए कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का हम मुकाबला कैसे करें, और उसको ध्यान में रखकर हम तकनीक का इजाद करें, नई टेक्नोलॉजी तकनीकी का इजाद करें। हमने इनको कहा है, मुझको जरूर ऐसा लगता है कि इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी आईसीआर की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया पटना में, आईसीआर रीजनल कॉम्प्लेक्स में। वहां भी हमने जलवायु परिवर्तन की चुनौती को सामने रखा। यानी अब कृषि वैज्ञानिकों को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कौन सी तकनीकी अपनाएं। तो इसी सिलसिले में हमें उत्पादन की उन तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें पानी की कम जरूरत हो और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादकता बढ़े। तो श्री विधि एक ऐसा ही तकनीक जिसके बारे में आपको यहां बताया गया, और श्रीमती ज्योति मांझी जी ने उसके बारे में अपने अनुभव अपने पति के साथ, जो उनके पति भी यहां सामने बैठे हुए हैं, हासिल किया काम के जरिए। और दरअसल 12 चट्टी के लिए हम उम्मीदवार खोज रहे थे। कहीं से मुझको सूचना मिली कि एक महिला है जो महिलाओं के बीच में तो काम करती है, श्री विधि भी उसकी टेक्नोलॉजी का प्रचार कर रही है। तो हमने फिर इनके बारे में जानकारी ली, इनको बुलाया और हमने वाइस चांसलर साहब से पूछा कि आप जानते हैं? इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल जानते हैं, वो तो हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सन के रूप में आ चुकी हैं, आती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो फिर चारों तरफ से हमको सूचना मिली तो हमने इन पर जीरो इन किया, कहा कि ऐसी ही महिला को अगर विधायक बनने का अवसर दिया जाए और वहां की जनता इनको समर्थन दे दे तो शायद हम कृषि विकास को और गति प्रदान कर सकें
और मुझे खुशी है कि न सिर्फ हम लोग इनको उम्मीदवार बनाने में कामयाब हुए, बल्कि 12 चट्टी की जनता ने भी इनको अपना लिया। इनके बारे में प्रचार, जरा हमारे पार्टी के एक नेता है, मंत्री में, उनकी समधन, तो हम इनके यहां जाकर के मीटिंग में कहा कि समधन है वो तो अपनी जगह पर है, ये रिश्तेदारी तो है, लेकिन हमने जो इनको खोजा है तो उस समय हमको जानकारी नहीं थी कि उनकी समधन। जब इनको खोज लिया तब पता चला कि समधन है, तो समधन होने के कारण इनका गुण कम थोड़ा ही हो जाएगा। और आपने अभी सुन लिया इनकी बातों को। जब हम इनके चुनाव प्रचार में गए तो हमारे साथ दिल्ली से आए हुए कुछ पत्रकार लोग भी थे। चूंकि चुनाव के दौर में लोग कवर करने के लिए आते हैं, हमारे ही साथ नहीं, सभी कंपेनर के साथ जाते हैं समझने के लिए, देखने के लिए, और उस पर वो अपनी रिपोर्ट तैयार भेजते हैं। तो उन्होंने हमको कहा कि ये तो बहुत अच्छा बोली, और साहब राजनीति का मतलब क्या है? राजकाज की नीति निर्धारित करने वाली चीज होती है राजनीति। तो इसमें सब तरह के लोग आने चाहिए। और मुझे खुशी है कि एक साधारण परिवेश में पैदा हुई महादलित परिवार में जन्म लेकर, और इनमें इतना हिम्मत था दोनों पति पत्नी में कि साहब इन्होंने नया प्रयोग किया, प्रयोग में सफलता हासिल की, और जो इनका उपहास किया जाता था अपने प्रयोग और उसके परिणाम के आधार पर लोगों को इन्होंने प्रेरित किया। जो उपहास उड़ाने वाले लोग थे वो इनके अनुसरण करने वाले लोग बन गए। तो नेतृत्व किसको कहते, नेता किसको कहते? तो नेता का गुण तो इनमें था, इसलिए हम लोगों ने अंगीकार किया। और अब मैं कृषि विभाग के लोगों को कहता हूं कि इस प्रकार के रोल मॉडल्स को अपनाइए, और ऐसे लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। कृषि कोई काम करना चाहता, ज्योति मांझी है, राम सेवक जी है, डोभी में 6 एकड़ जमीन में अपने ढंग से खेती करते हैं। मैं शायद आज 27 या 28 जनवरी को ही गया था, पिछले साल 2010 में प्रवास यात्रा में हम बोध गया गए थे। तो हम डोभी के पास उनका गांव है, वहां उनकी खेती देखने गए थे। अद्भुत है, 6 एकड़ में 4 लाख 5 लाख रुपया की वो आमदनी लेते हैं, मामूली नहीं है। और पढ़ लिख करके खेती करने लगे। किसान चाची है मुजफ्फरपुर के इलाके की, महिला है, साइकिल चलाकर किसान परिवार की महिलाओं को प्रेरित करती खेती के लिए। तो ये कोई मामूली बात नहीं। हमारे यहां अन्य है, मैं कुछ का नाम ले रहा हूं। मैं वहीं मिला था राम सेवक जी के यहाँ ही, अगर मैं सही नाम का स्मरण कर रहा हूं तो रामेश्वर जी या रामेश्वर जी थे, नहीं राम सेवक जी तो डोभी वाले हुए, रामेश्वर जी ना, रामेश्वर जी, वो भी अच्छे प्रयोग करने वाले किसान हैं। तो बिहार भर में अनेकों इस प्रकार के किसान, कोई खाद्यान्न उत्पादन में, कोई फल सब्जी में, कोई दूध के उत्पादन में, कोई मछली के क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। यही किसान पंचायत हुआ था फरवरी 2008 में। मुझे उस महापंचायत की याद सदैव रहेगी। और जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग, मैनेजमेंट किए हुए लोग खेती में आकर्षित हो गए। कौन कहता है कि अब नई पीढ़ी के लोग खेती की तरफ आकर्षित नहीं है? और उस दिन हमने कहा था कि यही शुभ लक्षण, और उन्हीं चीजों को देख करके मैंने एक सपना संजोया कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाने में जरूर कामयाब हो। तो इसके लिए जो रास्ते की चुनौतियां हैं उसको समझ लेना, और कहीं वैज्ञानिक काम करेंगे, कहीं किसान अपने प्रयोग के जरिए दूसरों को प्रेरित करेंगे। और श्री विधि में धान का उत्पादन बढ़ जाता है, कम पानी में काम होता है। तो इस प्रकार की और टेक्नोलॉजी है, अलग अलग इलाके के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी कारगर हो सकती है। जो टेक्नोलॉजी जिस परिवेश में कारगर है हम उसका प्रचार करेंगे। और आज ज्योति मांझी जी ने कुछ सुझाव दिया, मैंने विभाग को तत्काल कहा इनका सुझाव तो मानने योग्य है, और जो हम इसके आधार पर स्कीम बनाते हैं उसमें इस बात को शामिल करें। अब इसके लिए जो छोटे मोटे यंत्र की जरूरत है, उपकरण की जरूरत है,
तो हमने विभाग को कहा कि भाई ये आप खेतीहर मजदूर को दे दीजिए ये यंत्र, उसके पास यंत्र रहेगा, किसान के खेत पे वो काम करेगा, या मान लीजिए कि वो अपने खेत में काम करेगा या किसान के खेत में काम करेगा, उसके पास इक्विपमेंट होगा, उसका महत्व बढ़ जाएगा, उसको मजदूरी ज्यादा मिलेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और तब हम खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज फूड सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है, इसको ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट चेंज के कारण जो चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए नई तकनीक को अपनाना है। और दरअसल आपका यही काम, इन्हीं चीजों को लोगों तक पहुंचाना। अब आज आपके लिए मार्गदर्शिका बन गई है, वो आपको सबको अपने पास रखना है और उसी के आधार पर आपको अपना काम करना है। और जो मैं मार्गदर्शिका देख रहा था, इसमें तो आप 2 पंचायत की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, 2 पंचायत के बारे में तो सारी जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे और दरअसल तब बेहतर रणनीति बन सकती है। और आप जाएंगे तो किसान कर रहे हैं, उनको क्या कठिनाई आ रही है, आप जब देखेंगे उनको सलाह भी देंगे और उन कठिनाइयों के आधार पर आप विभाग को भी सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए। उसके आधार पर हम उसी तरह की नीति अपनाएंगे। और देखिए, दूसरा हमारा अप्रोच है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, यूनिवर्सल अप्रोच। कुछ लोगों को कोई चीज देने से बात बनती नहीं है और कभी कोई भ्रष्टाचार भी उसमें बढ़ता है। इसलिए हमने कहा कि जो यांत्रिकरण है हम लोगों का, उसमें जो चाहते हैं सबको दीजिए, किसी के हाथ में डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा कि भाई हम इनको देंगे, इसकी क्या जरूरत है। जो चाहते हैं सबको दीजिए और एक बार संतृप्त कर दीजिए, तब उसका फायदा होगा। कम पानी के इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी, हमारे काम में आने वाली उपयोगी मशीनों की स्थिति, तो इन सब चीजों के बारे में बेहतर नजरिया बनाने के लिए आप जो फील्ड में काम करेंगे वो कार्य करूंगा। तो आपके सामने एक बड़ा दायित्व है। लेकिन जब विभाग की चर्चा हो रही थी मेरे स्तर पर, तो उस दिन हम लोगों के दिमाग में एक बात आई कि जितना हम आपसे काम लेना चाह रहे हैं उस अनुरूप आपका ये भत्ता नहीं है, या इसको जो भी, इसलिए उसी समय तय किया, मुझको बताएगा कि 8,000 रुपया आप लोगों को दिया जाएगा। तो उसी समय हमने कहा कि 8,000 रुपया बहुत कम है, इनको 15,000 रुपया दिया जाना चाहिए। तो ये नए वित्तीय वर्ष में एक बात जान लीजिए, अब ये वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, 2-3 महीने की बात है। ये बीच में कोई परिवर्तन होता है तो बहुत फाइल घूमती है और फाइलों के घूमने में ही वो समय बीत जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से ये नई चीज को लागू करने का मैंने विभाग को कहा है। और उसी तरह से जो किसान सलाहकार या कृषि सलाहकार नाम से पंचायत में है, उनका भी बढ़ाया जाएगा। और हम आप चाहते हैं कि जो हम लोगों का एक सपना है उसको साकार करने के लिए आप भी प्रण कीजिए, संकल्प लीजिए। और वो क्या सपना है? हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन जरूर पहुंचे। और इसी को कहते हैं विकसित बिहार। हमारा कोर कंपिटेंस क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि, और इसी के जरिए बिहार आगे बढ़ सकता है। हमारे बिहार के विकास का तरीका, उसका लक्ष्य कुछ और है। इसलिए आज जो बिहार में काम हो रहा है उसकी चर्चा हो रही है ज्यादा। इसका कारण क्या है कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ है, समावेशी विकास है, न्याय के साथ विकास है। इसमें हर इंसान की भागीदारी है और हर इंसान तक, और खास करके गांधी जी ने जो कहा था, अंतिम आदमी तक हम उसका लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो आप सबको इसका भागीदार बनना है और हम सब मिलकर बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे। तो आज ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए
यही कह करके आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बढ़ते बिहार, बदलते बिहार के आप एक सक्रिय सेनानी बनेंगे, मेरी यही कामना है। और इसी के साथ आप सबको शुभकामना के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। खबर आई थी कि अरे माइक नीचे करो। साइट के बारे में छात्र के अभिभावकों को इस बात का संदेह है कि रैगिंग के कारण, इसलिए मैंने तत्काल डीएम और सीनियर एसपी दोनों को जांच करने के लिए कहा और कहा कि रैगिंग के जांच करनी। चलिए सरकार आगे नहीं बढ़िएगा, आगे नहीं बढ़िए। तो पीछे रहो ना, आंसू भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कैसे करूँ आगे? है 9 साल हमारी कामना है कि जल्दी 10 साल पूरा कीजिए, शतक बनाइए और जनता का और ज़्यादा विश्वास अर्जित कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईटीवी को वॉच करें, देखें, जानकारी प्राप्त करें। जो मीडिया है वह तो लोक शिक्षण का भी एक माध्यम है और सूचनाएं पहुंचाना जन जन तक मीडिया का एक दायित्व है और इस दिशा में और अपनी कारगर भूमिका